अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमने जो चैप्टर 1 है उसका लास्ट लेक्चर करना है। ठीक है, आपको जैसे पता है जो आपकी कंप्यूटर की न्यू बुक है ना, इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर 1 का, और इसमें हम पहले ये कोशिश करेंगे कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो जाएं, और फिर हमारे पास अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम पूरे लेक्चर को जो चैप्टर 1 के जितने लेक्चर्स थे उनको एक दफ़ा जल्दी दोबारा गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी। तो आज बेटा हम एक्टिविटीज़ प्लस जो लेक्चर पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं उनको बेटा रिव्यू करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज बेटा चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका लेक्चर नंबर 5 है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे जो आज हमने देखनी बेटा। एक्टिविटीज़ जो 9th की न्यू बुक आई है इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़, और अभी एक्टिविटीज़ के बारे में बोर्ड में, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू बुक है, इसका कोई भी अभी पेपर नहीं हुआ, तो जब एक पेपर हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये एक्टिविटीज़ को वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा है या जस्ट क्लास में एक एक्टिविटी है जो बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो एनी हो, चूँकि बुक में ये चीज़ शामिल है, तो आइए स्टूडेंट आज हम एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी है, ये आपको याद होगा हमने जब लेक्चर 1 किया था तो उसमें हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में 5 W's की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है, देखिएगा जरा। कहता स्टूडेंट्स आर पुट इनटू ग्रुप ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम। कहता है जो 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के और उनको लिस्ट दे दी जाती है। अब लिस्ट में करना क्या है? वन लिस्ट कंटेन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइल अदर लिस्ट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। यानी एक लिस्ट में मैथ के मार्क्स होंगे, दूसरे में फिजिक्स के होंगे। ईच ग्रुप सपोज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। कहता है हर जो ग्रुप है इस तरह की लिस्ट बनाएगा। मतलब क्या? टॉप 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, टॉप 5 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, students having more than 90% marks in both subject, identify 5 W's for the problem। ये पहले हम कर चुके हैं। कहता है जी 5% मैथमेटिक्स में जो टॉप स्टूडेंट है, फिर फिजिक्स में, फिर दोनों सब्जेक्ट में जो 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स उनको 5 W से आइडेंटिफाई करें। तो आपको याद है स्टूडेंट 5 W में जो है वो सबसे पहले व्हाट आता है, फिर हु, फिर वाई, व्हेन एंड वेयर। ये 5 W's होते हैं। तो ये ऑलरेडी चूंकि हमने इस तरह का टॉपिक किया हुआ है, तो व्हाट में देखें टॉप 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट हैविंग मोर देन 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हु में क्या आएगा? स्टूडेंट्स। वाई टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड द स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। व्हेन विदिन अ वीक, वेयर, स्कूल। ये 5 W's हैं। बहुत आसान है। ये जस्ट एक एक्टिविटी दी है कि उसने 2-3 ग्रुप स्टूडेंट्स के बनाए हैं और उसमें उसने कहा जी ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। अगला है जी टॉप 5% स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन फिजिक्स। तो इसमें देखें व्हाट में क्या आएगा जी? टॉप 5% स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन फिजिक्स। हु? स्टूडेंट। वाई? To prepare the list of top 5 students in physics and students having more than 90% marks in physics. When? Within a week. Where? School. तो ये एक्टिविटी जो है ये आपका जो लेक्चर नंबर 1 था उससे रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में 5 W's का इस्तेमाल करते हुए आपने कोई भी जो है वो 5 जो W में जो है व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर, ये 5 W's है, इसको आपने यूटिलाइज करना ताकि प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये बेटा एक्टिविटी नंबर 1 थी। एक्टिविटी नंबर 2 देखिएगा। कहता है योर टास्क इज टू फाउंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलो। कहता आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप अपने क्लास फेलो की एवरेज हाइट फाइंड करें। गिव कैंडिडेट आंसर। अब कैंडिडेट आंसर हमने कैंडिडेट सोल्यूशन हमने पढ़ा था जो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी एक अगर प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन हो तो हम कहते हैं ये कैंडिडेट सोल्यूशन है इसके। अब उसमें गिव द कैंडिडेट आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। फिर हम उसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं।
वन मेथड इज एक मेथड क्या होगा, वन मेथड इज टू यूज द मेजरिंग टेप। एक तरीके का तो यह है कि आप जो स्टूडेंट की हाइट है वो टेप जो हमको जिसको फीता भी कहते हैं उससे मेजर करें, मार्क द हाइट ऑन द टेप एंड देन रीड द एग्जैक्ट मेजरिंग फ्रॉम द टेप। After recording the height of every student, you can calculate the average height of all the students in your classroom, or you can find out the candidate height of the student through some object known like book। अब दूसरा ये है कि आप जो एक बुक है उसका साइज तकरीबन 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर होता है एक बुक का साइज। तो आप जो है वो उस बुक से भी स्टूडेंट की हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो यूजिंग द बुक सेवरल टाइम, अब एक बच्चे को दीवार के साथ खड़ा कर लें और एक बुक जब 8 सेंटीमीटर की है तो 8 सेंटीमीटर के ऊपर सर से शुरू कर दें या नीचे टांगों से शुरू कर दें, इस तरह 8 सेंटीमीटर के हिसाब से बुक को टर्न आउट करते जाएं और काउंट कर लें कि कितने सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट बनती है। ठीक है जी। अब इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स यूज अ टेप मेजर, यानी टेप मेजर जिसको फीता हम कहते हैं, यानी पूरी जो पैमाइश के लिए जो आमतौर पर जो दर्जी हजरात टेलर मास्टर यूज करते हैं। एंड स्ट्रीमर, स्ट्रीमर होती है लंबी लंबी जो है ना, ये कपड़े की या कागज की लंबी लंबी जो है वो जो है ये भी आप कह लें कि लेंथ वाइज जो है वो लंबी लंबी होती हैं फीता टाइप, मगर ये आसानी से काटी जा सकती हैं। ठीक है, एक तो कहते हैं जी टेप मेजर यूज करें जो आमतौर पर दर्जी हजरात यूज करती हैं, स्ट्रीमर यूज करें। स्टीमर जो है ये आमतौर पे कागज़ या कपड़े की लंबी लंबी लेंथ वाइज जो है ये फीता टाइप ये भी होता है। ठीक है जी, मगर ये आगे से कैंची से आप काट लेते हैं स्टीमर जो है। टू मेजर द हाइट ऑफ देयर क्लास फेलो, कहता है आप टेप मेजर यूज करें, स्टीमर यूज करें। अब इसको यूज कैसे करें? स्टूडेंट में बी इधर मेजर यूजिंग द टेप मेजर एंड कट द राइट लेंथ फ्रॉम द स्टीमर। कहता है एक तरीका तो ये है कि आप जो टेप है उससे स्टूडेंट की पैमाइश करें और फिर उस टेप को रखें स्टीमर के ऊपर, उतना काट लें, या मैच द स्टीमर टू द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, या जो स्टीमर है उसको स्टूडेंट की हाइट के हिसाब से लेने के बाद उसको कहाँ पर रखें, उसको मेजर द स्टीमर लेंथ, उसकी जो है वो जो टेप है उसके साथ उसको मेजर करें और फिर काट लें। दोनों सूरतों में दोनों सूरतें ही ठीक है। द हाइट एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द स्टीमर। जो स्टीमर है, जो फीता टाइप है, जो आमतौर पर कपड़े का या कागज़ का होता है जिसको आसानी से कैंची के साथ काटा जा सकता है, तो फिर जैसे एक स्टूडेंट की हाइट मेजर हो जाए तो उस स्टीमर के ऊपर जो है स्टूडेंट की नाम और हाइट लिख ली। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है? Exact solution is to find the exact height of student, measure the height of our student in centimeter using स्टीडियोमीटर। ये स्टीडियोमीटर आमतौर पे स्कूल्स वगैरह में या जहाँ हाइट मेजर की होती है इसमें एक पैड बना होता है जिसके ऊपर बच्चा खड़ा हो जाता है और ऊपर सर के ऊपर जो है उसका एग्जैक्ट वो पोर्शन बना होता है कि उसकी हाइट को कहाँ तक उसको मेजर करना, और एक लंबा सा डंडा बना होता है उसके साथ जो है वो स्केल बना होता है। ठीक है, तो ये स्टीडियोमीटर जो है ये जो है आमतौर पर हाइट वगैरह को मेजर करने के लिए यूज होता है। कहता है एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि आप स्टीडियोमीटर जो है, जो एक मशीन है, जो एक मैकेनिज्म है जिससे आप स्टूडेंट की हाइट को फाइंड कर सकते हैं, उसका यूज करें। एंड आफ्टर फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियम टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। फिर इस तरह आप मीन, मोड और मीडियम का इस्तेमाल, मीडियन का इस्तेमाल करते हुए आप एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो है वो एक्टिविटी आपकी 2 थी। अब आ जाए बेटा एक्टिविटी नंबर 1.3। ये भी हमने पीछे एल्गोरिदम किए थे, फ्लो चार्ट किए थे, ये पहले टॉपिक हम कर चुके हैं। कहता देखिएगा, इन्वेस्टिगेट बोथ अप्रोचेस प्रेजेंट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग 3 नंबर्स, कंपेयर देम, which approach has advantage over the other, write your finding and discuss with your class teacher। एक्टिविटी नंबर 1.3 कि आप क्या करें, ये 2 फ्लो चार्ट बने हुए हैं, एक अप्रोच नंबर 1 है, अप्रोच नंबर 2 है। इसमें देखें कि सबसे बेहतर अप्रोच कौन सी है और फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे ये जो आपकी अप्रोच नंबर 1 है इसमें जो है वो 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, N0, N1, N2। इसमें दैट कि आप 3 वैल्यूज देंगे। हमने
पैरेललोग्राम सिंबल में 3 वैल्यूज इनपुट ली हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि जो पहला नंबर है n0 उसको राइट टू लेफ्ट हमने किसको असाइन कर दिया, लार्ज को। हमने कहा जी ये जो है वो सबसे बड़ा है, n0 इज इक्वल टू लार्ज। उसके बाद स्टूडेंट कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे कि n1 हमारा क्या होगा, सेकंड वाला नंबर, उसको कंपेयर करेगा पहले वाले नंबर के साथ। इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज, अब आपको पता है जी डायमंड सिंबल में कंडीशन यस भी हो सकती है, नो भी हो सकती है। यस की सूरत में ये नीचे जाएगा, नो की सूरत में दूसरी जो है वो डायमंड सिंबल में आ जाएगा। तो सपोज करेंगे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो n1 इज इक्वल टू लार्ज, यानी फिर n0 लार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और साथ ही फिर चेक करेगा कि जो आपका लास्ट थर्ड नंबर है वो n2 ग्रेटर देन लार्ज, यानी अब जो लार्ज यहाँ पे क्या है n2, ठीक है जी। तो n2 जो थर्ड नंबर है उसको n1 के साथ कंपेयर करेगा, अगर यस होगा तो क्या प्रिंट करेगा, साथ ही प्रिंट कर देगा ये आपका नंबर जो क्या है लार्ज है, तो यहाँ पे उसकी प्रिंटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब जो अप्रोच 2 है उसमें स्टूडेंट क्या है कि 3 नंबर्स इनपुट करवाए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट 3 कंडीशन है, अगर a b से भी बड़ा है पहली कंडीशन, यस। अगर a c से बड़ा है दूसरी कंडीशन, तो यस क्या प्रिंट करे, आउटपुट क्या है a। और नो होने की सूरत में b को चेक करे, b ग्रेटर देन c, यस आउटपुट b। और अगर a भी ग्रेटर नहीं है b भी नहीं बड़ा, तो फिर ये क्या प्रिंट करे, आउटपुट c। अब देखो दोनों में अप्रोचेस में देखें, इसका आंसर आगे जो है वो दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या है। कि दोनों पहले आपने फ्लो चार्ट ऑलरेडी किए हुए कि अप्रोच 1 अप्रोच 2 दो आपके फ्लो चार्ट है। अब इसमें एक वेरिएबल लार्ज है, ये ज्यादा दफा यूज हो रहा है, देखिएगा। अब इसको जो है वो अगली स्लाइड पे चलते हैं। कहता है सेकंड अप्रोच इज बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ फर्स्ट। कहता है जो सेकंड अप्रोच है, अप्रोच नंबर 2, ये बेनिफिशियल है, ये अप्रोच नंबर 2 बेनिफिशियल है अप्रोच नंबर 1 से। व्हाई, क्यों? ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट फ्लो चार्ट इज एडिशनल मेमोरी विल बी कंज्यूम्ड ड्यू टू द पब्लिक वेरिएबल नेम लार्ज। अगर आप देखें तो आपका ये जो वेरिएबल लार्ज है ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। लार्ज यहाँ पे n0 को पहले नंबर को लार्ज दिया, फिर n1 को हमने लार्ज दे दिया, फिर n2 को लार्ज दे दिया। तो ये पब्लिक वेरिएबल लार्ज का जो है ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एंड प्रोसेसिंग टाइम विल बी इंक्रीज। हमने बात की थी कि एक अच्छा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कौन सा है जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। सेकंड नंबर, वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो उसके वेरिएबल्स हैं कम से कम स्पेस ले, तो हम कहते हैं ये एक अच्छा फ्लो चार्ट या एक अच्छा एल्गोरिथम है। इसमें एक लार्ज वेरिएबल है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा। फिर इसमें एक एडवांटेज ये भी देखें, यहाँ अप्रोच 2 में 3 कंडीशन लगी हुई हैं, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, फिर यहाँ से b। 3 कंडीशन में हमने अपना पूरा जो फ्लो चार्ट है वो उसको बेहतर तरीके से डिसाइड कर लिया। तो ये इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, कि एक से ज्यादा जो है वो कंडीशन लगी हुई है। तो इन सेकंड फ्लो चार्ट कंडीशन आर डायरेक्टली वेरीफाई यूजिंग नेस्टेड इफ एज कंसेप्ट विदाउट यूज ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। तो जब हमने नेस्टेड इफ जो है वो एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर लिया है तो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो है जरा कम हो गई। तो अब हमने ये इसका एंड जो आंसर वो यही निकाला है कि जो सेकंड अप्रोच है, ये सेकंड अप्रोच जो है ये बेहतर है एज कंपेयर टू अप्रोच। और श्रीका जी अपने ये टीचर के साथ आपने डिस्कस करना है, और टीचर के साथ डिस्कस जब करेंगे तो उसमें हो सकता है और बहुत सी बातें इसके अंदर निकलें, ठीक है। तो ये बेटा एक्टिविटी 1.3 थी। अब आ जाए स्टूडेंट एक्टिविटी 1.4। ये स्टूडेंट आपको याद होगा, आपने जब लेक्चर नंबर 3 किया था तो हमने फ्लो चार्ट किया था, उसमें हम डे इनपुट करवाते थे, और अगर 1 इनपुट करते थे तो मंडे, 2 इनपुट करते थे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह ये पूरा वीक यानी 1 से लेकर 7 तक हम वैल्यू इनपुट करवाते थे, और हमारी इनपुट की के मुताबिक जो हमारा फ्लो चार्ट है, जो डे है, उसको प्रिंट करवाता था। अब क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट इन विच यूजर इज सपोज्ड टू प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7 वैल्यू दे, बट इट इज पॉसिबल दैट द इनपुट वैल्यू इज लेस देन 1 और मोर देन 7। कहते हैं ये भी हो सकता है कि जब आप इनपुट करवा रहे हैं वो 1 से लेस हो या 7 से ज्यादा हो, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ सच वैल्यू एंड डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज लाइक योर वैल्यू इज लेस देन 1 और योर वैल्यू इज मोर देन 7। कहते हैं इस सूरत में
आपका जो कंप्यूटर है वो मैसेज दे कि जो आपने वन से अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, आपको पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो अगर मैं 7 से ज़्यादा जो है वो वैल्यू इनपुट करवाता हूँ फिर भी एरर मैसेज दे, और अगर मैं 1 से लेस वैल्यू जो है वो इनपुट करवाता हूँ फिर भी मुझे मैसेज दे, और इसको फ्लो चार्ट को जो है वो मैंने उसके मुताबिक जो अपने आप को जो है उसको मैंने चेंज करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, फ्लो चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इनपुट n। अब यहां पे स्टूडेंट देखें, इज n इज इक्वल टू 1, यस, जो भी डे है प्रिंट कर देगा। इज n इज इक्वल टू 2, यस, जो भी डे है उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है जी। अगर n की वैल्यू 1 होगी फिर भी अप्रोप्रिएट डे प्रिंट करता जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी फिर भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, n की वैल्यू 3 होगी फिर भी कंडीशन ट्रू है, n की वैल्यू 4 होगी फिर भी कंडीशन ट्रू है, यस, n की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू 7 होगी, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आप वैल्यू n के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं। n वो नंबर होगा, वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर आप कोई सी वैल्यू जो है एंटर करेंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा काम यहां पे शुरू होता है, जरा स्टूडेंट फोकस कीजिएगा ये वाली स्लाइड पे। इफ n ग्रेटर देन 7, अगर n की वैल्यू जो है वो 7 से ग्रेटर है तो क्या करे, प्रिंट वैल्यू इज मोर देन 7, इनवैलिड का मैसेज देगा। और इसी तरह अगर n की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 1 है, तो फिर क्या करेगा, ये भी इनवैलिड मैसेज देगा। तो स्टूडेंट इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। जैसे n की वैल्यू जो है वो आप 1 से लेस देंगे या 7 से ग्रेटर देंगे तो फौरन आपको जो है वो इनवैलिड का जो है वो मैसेज देगा। तो ये यकीन स्टूडेंट ये आपको एक्टिविटी जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आपके एल्गोरिथम एक्टिविटी 1.6 है, राइट एल्गोरिथम विद फाइंड विद फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आप देखें ये फिक्स वैल्यू कौन कौन सी वैल्यूज है आपके पास, ये आपकी क्या है, फिक्स वैल्यू है जो उसने गिवन है, दी हुई है। टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज वैल्यू। देखिए मैंने बताया था कि ये एल्गोरिथम जो है ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में a इज इक्वल टू 25 जो फिक्स वैल्यू वो दी गई है, स्टेप 3 में स्टूडेंट क्या किया है कि a ये पूरा जो है उसको सॉल्व किया, सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज फाइंड की गई है और फिर यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया गया। ठीक है, तो ये इजी फ्लो चार्ट था, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी आपका इक्वेशन टाइप है, राइट एल्गोरिथम एक्टिविटी 1.7, राइट एल्गोरिथम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ गिवन है, ये इसका फार्मूला है 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर क्यूब। तो इसका एल्गोरिथम देखें, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 क्या है जी, उसने रेडियस इनपुट करवाया हुआ है, तो ये पूरा स्टूडेंट फार्मूला गिवन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपने जैसे ये 4/3, उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा पाई और मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब 3। अब इसमें ये चीज जो है ये आपकी बेटा ये जो रेडियस है ये आपका इनपुट होगा, और पाई की वैल्यू अंडरस्टूड होती है, ये क्या होती है 3.14, ये पाई की वैल्यू अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको सॉल्व किया, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तो नीचे उसको आपने क्या किया स्टूडेंट प्रिंट करवा लिया। तो ये स्टूडेंट आपकी एक्टिविटी नंबर जो है ये थी 7। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम, नेक्स्ट राइट एल्गोरिथम टू फाइंड। अब ये सारे आपके इक्वेशन टाइप एल्गोरिथम और एक जैसे, इसलिए इसको मैं जरा स्पीडी आपके सामने करता जाऊंगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पाई आर स्केयर एज, पाई आर स्केयर एज, ये इसका फार्मूला है गिवन। ठीक है, वेयर आर इज रेडियस। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट, 2 इनपुट करवाई हुई है, हाइट एंड रेडियस, ये इसका पूरा फार्मूला है, 3.14 पाई की वैल्यू है ये वाली। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब यहाँ पे 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि r कैरेट साइन 3 आमतौर पर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। दोनों सूरतें ही जो है वो ठीक है, ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। अगला है राइट एंड एल्गोरिथम फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.8 है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमने ऑलरेडी जो है वो अपने रेगुलर लेक्चर में किया था। इसमें बेटा हम इसका फार्मूला होता है जी, बेस और हाइट को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बेस और ये हाइट है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखते हैं जी। नेक्स्ट जो आपका जो एल्गोरिथम है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब इसका फार्मूला बेटा होता है डायगोनल 1 d1, डायगोनल 2 d2 और फिर रोम्बस का जो है 2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है राइट एल्गोरिथम फाइंड द एरिया ट्रेपेजियम। इसमें इनपुट बेस 1 a वेरिएबल लिया, इनपुट बेस 2 b वेरिएबल लिया, फिर यहाँ पे हाइट लिया और सेट उसका ट्रेपेजियम में सेट किया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला स्टूडेंट। उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। अब आ जाए एक्टिविटी 1.9। अब स्टूडेंट एक्टिविटी 1.9 2 एल्गोरिथम दिए गए हैं और इसमें आपको कहा जाता है कि आप बताएं कि बेहतर एल्गोरिथम कौन सा। पहले क्वेश्चन पढ़े, कंपेयर द एल्गोरिथम 1 विद एल्गोरिथम 2 एंड ट्राई टू फाइंड विच वन इज एफिशिएंट। कहते हैं दोनों में बताएं कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। नोट दैट बोथ आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। कहता है नोट करें कि दोनों जब सेम प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन अज्यूम 2 वैल्यूज n1 n2 एंड स्टार्ट काउंट द काउंटर ऑफ स्टेप यूज इन बोथ एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पे 2 एल्गोरिथम है। स्टार्ट इनपुट n1 n2, 2 नंबर आप इनपुट करवाएंगे। इफ n1 इज ओड, कहता है आप जो पहला नंबर इनपुट करवाते हैं, सपोज मैंने n1 की वैल्यू दे दी 3, तो क्या करें, सेट n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, यानी n की 1 की जो वैल्यू मैंने 3 दी है, ठीक है, n1 की वैल्यू मैंने क्या दी है 3, मैंने सपोज करें n1 की वैल्यू क्या दे दी 3 और n2 की वैल्यू मैं दे देता हूं 10। ये 2 वैल्यूज जो है मैंने इस एल्गोरिथम में एंटर करवाई है। तो क्या करें, n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करें। n मेरे पास पहले क्या है 3 प्लस 1 4, उसके अंदर क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा और आउटपुट n1। फिर उसके बाद यहां कंडीशन लगी है सेट n1 टू n प्लस 2, ठीक है जी, जो n1 है उसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दे। n1 मेरे पास क्या था 3 प्लस 2 5, फिर यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम इस तरह चलता जाएगा। फिर दूसरा एल्गोरिथम है वो सेम है, 2 वैल्यूज इनपुट करवाता है, फिर यहाँ कंडीशन लगी हुई है, फिर यहाँ मॉड ऑपरेटर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सपोज n1 की वैल्यू जो है वो मैंने दी है 3, तो ये क्या करेगा n1 mod 2 यानी 3 को ये 2 पे डिवाइड करेगा। और मॉड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या लेता है रिमाइंडर, 2 1 1, यहाँ पे 2 आएगा और ये जो मॉड ऑपरेटर है हमेशा क्या लेता है रिमाइंडर लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह चलता जाएगा। अब हमने इसमें बेसिकली बताना क्या है, ये एल्गोरिथम तो खैर ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर। हमने इसमें ये बताना है कि विच वन इज बेटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखिएगा कि इसमें से बेटर कौन सा है। तो देखिएगा कहता है एल्गोरिथम 1 इज एफिशिएंट बिकॉज नंबर ऑफ आइटरेशन आर काउंट आर लेस ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 2। जरा दोबारा पिछली स्लाइड पे आते हैं। अब इसमें देखें n1 में 2 गए, पहले कहता है जो नंबर ऑफ आइटरेशन क्या होता है, किस चीज को बार बार रिपीट करना। कहता है इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है और कम होने की वजह से कम क्यों है कि n की वैल्यू जो भी हम इनपुट करवाएंगे, मसलन 3 करें 3 प्लस 2 5, एकदम उसके अंदर इजाफा हो गया। तो इस वजह से ड्यू टू द इंक्रीमेंट 2 एल्गोरिथम 2 इज लेस ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 2। इन एल्गोरिथम 2 अगेन एंड अगेन कंडीशन इज चेक। जबकि एल्गोरिथम 2 जो है अगर हम देखें, अब इसमें कंडीशन जो है वो आप एल्गोरिथम 1 में जो कंडीशन है वो स्टेप 6 पे लगी हुई है और जो एल्गोरिथम 2 है उसमें जो कंडीशन है वो स्टेप 3 पे लगी हुई है। तो एल्गोरिथम 1 में पहले स्टेप 2 3 4 5 चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जबकि जो एल्गोरिथम 2 है उसमें स्टेप 2 के बाद फौरन कंडीशन चेक होगी।
तो यही वजह है, कहता है जी इन एल्गोरिथम 2 अगेन एंड अगेन कंडीशन चेक। तो एल्गोरिथम 2 में कंडीशन जो अगेन अगेन चेक होती जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए एक्टिविटी 1.10 है, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूं। कहता है assume that you are giving an automatic attendance system for testing. In this system a camera observe each student entering in the classroom. The camera is connected to the computer which contains the database of the picture of all students. The solution compare each student with the picture in database and make the attendance of picture is found there. You are asked to provide test data for the system. Write your point in a way that can help the solution to provide the check and improve quality. You can think about different dresses in different weather, identical twins, different haircuts and other points where can look different in front of camera. देखिए जिस तरह आपको पता स्टूडेंट्स हमारे यहाँ यूनिक में भी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के जो थम्स हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, थम जो है वो स्टूडेंट उसको कहा जाता है जी इंक्वायरी ऑफिस में जाएं और अपना थम सेव करवाएं ताकि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग सके। कहता है इस तरह का एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, मगर वहाँ थम नहीं सेव किया गया। वहाँ उन्होंने जो पूरा जो एक स्टूडेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे पूरी पिक्चर सेव की गई है। कहता है जब पिक्चर सेव की गई है तो बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मसलन क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जनाब मुख्तलिफ वेदर के जैसे कभी किसी ने जो है वो स्वेटर पहन लिया, कोई जर्सी पहन ली, कोई कोट पहन लिया। बाद दफ़ा इंसानी चेहरे जो हैं वो भी एक जैसे होते, बात शेप मिलती जुलती हैं। फिर डिफरेंट हेयर कट्स के एक बंदे ने जो अपनी पिक्चर बनाई थी डेटाबेस में उसमें बड़े बड़े बाल थे, कुछ दिनों के बाद उसने बाल बिल्कुल ख़त्म करवा दिए, ठीक है, तो कैमरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है उस ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम में। तो कहता है इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? तो बेटा इसका आंसर देखिएगा। कहता है वी ऑब्जर्व वेरियस डेटा सेट ऑफ फेस डिटेक्टिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा टेक्निक, सो इन कंक्लूजन इट विल बी लेस एफिशिएंट इन केस ऑफ बाउंड्री टेस्ट। ये बेसिकली क्या है? बाउंड्री टेस्ट है। आपने टाइप ऑफ टेस्ट डेटा में किया था, ये बाउंड्री टेस्ट है। तो कहता है ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? इसका स्टूडेंट एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा कि आप आई रेटिना, ये मैं इसको जो है वो सर्कल कर देता हूँ कि उसका जो डेटाबेस के अंदर सेव करें अकॉर्डिंग टू आई रेटिना जो है वो उससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। आपकी डेटाबेस जो है अटेंडेंस की वो बेहतर हो सकती है। तो यही इसका आंसर है जो मैंने अंडरलाइन किया। एक्टिविटी 1.11 है राइट ऑल द अबाउट डिस्कशन एल्गोरिथम कीपिंग इन द माइंड द इनवैलिड टेस्ट डेटा। क्लास टीचर में डिवाइड इन क्लास फ्यू ग्रुप्स एंड अगेन देम एल्गोरिथम। कहता है आपने जितने भी एल्गोरिथम अभी तक बनाए हैं ना, आपने क्या करना है, सबको जो है इनवैलिड डाटा दे के देखना है। अब इनवैलिड डाटा से क्या मुराद है कि जैसे नीचे एल्गोरिथम दिया हुआ स्टार्ट इनपुट नंबर, आपने एक वैल्यू देनी है। साइड से क्या मुराद है, आपने कोई उसको न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे मैंने सपोज मैंने दे देता हूँ 40, इसमें दैट ये मेरी जो वैल्यू वो ठीक है, ठीक है, ये मेरी करेक्ट वैल्यू है क्योंकि मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दी है। सेट वैल्यू टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड वैल्यू, उसने क्या किया, ये 40 जो वैल्यू दी है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंट कर। अब कहता है यहां मैं इनवैलिड स्टेप 2 में मैं साइड की वैल्यू को करैक्टर दे देता हूं। मैं कहता हूं साइड की वैल्यू क्या है, यहां पे मैं कोई भी करैक्टर जो है वो देता हूं कि यहां पे मैंने कोई करैक्टर जो इनपुट करवा देता हूं। मैंने यहां कोई नाम दे दिया, करैक्टर दे दिया अली। अब क्या हुआ, ये साइड तो न्यूमेरिक वेरिएबल था, ये मेरी स्ट्रिंग करैक्टर है। ऐसे सूरत हाल में जो आपका कंप्यूटर है वो मैसेज देगा इनवैलिड इनपुट। आपको याद होगा टेस्ट डाटा में हमने बात की थी, ठीक है। उसने कहा जी तमाम जितने भी एल्गोरिथम एक्टिविटी आपकी 1.11 यही है कि जितने भी आपने एल्गोरिथम बनाए हैं उसमें आप स्टूडेंट जो हैं उसके अंदर इनवैलिड इनपुट दे के देखें और फिर किस किस्म का मैसेज आएगा उसको आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखते हैं अगली एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.12 है, कहता है डिजाइन अ फ्लो चार्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाकिस्तान मोटरवे, फाइन इज इम्पोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम, पुट कोड एंड डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव आउटपुट। इसमें ऑफिस पहले कोड है, आपको पता है ये जितने भी डिफरेंट किस्म के जो है वो पाकिस्तान मोटरवे में चलान होते हैं
उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, उसमें ऑफिस में क्या उसने मिस्टेक क्या की है, उसकी पेनल्टी कितनी है, और इम्प्रिजमेंट में उसको कितने मंथ की जो है वो सज़ा हो सकती है। कहता है मेक, ये पूरा डिटेल इसकी दी हुई है, कहता है मेक द फ्लो चार्ट more comprehensive by adding more codes, make your algorithm on chart, display your chart in your school। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट मैंने एल्गोरिथम यहाँ बनाया हुआ है। सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इनपुट कोड करेंगे। कोड आपका यहाँ पे गिवन है, ये सारे आपके कोड है 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो ये आपने कोई सा भी कोड देंगे, ए इज इक्वल 20 यस, कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट जो है वो प्लेटी आर एस 1000। ठीक है, कोड 21 होने पे ये जो है वो उसका फाइन होगा, कोड 22 होने पे ये वाला उसकी सज़ा होगी, कोड 23 होने पे ये उसकी पेनल्टी होगी, कोड 24 होने पे ये वाली उसकी पनिशमेंट होगी, कोड 24। तो ये देखिए इसमें जो है वो एक कंडीशन ट्रू होगी, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन जो सारी वो एग्जीक्यूट होगी। ये स्टूडेंट आपका चैप्टर 1 था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो जितना भी जो आपका चैप्टर 1 में अभी तक हमने देखा है उसको ज़रा एक नज़र जो है वो जल्दी जल्दी जो देख लें। अभी तक हमने अपने शुरू के ये तकरीबन 10 मिनट में मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाऊँगा। बेटा हमारा जो चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने देखा था कि प्रॉब्लम क्या होता है, ऑब्स्टेकल, हर्डल, चैलेंजिंग होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का बेसिक टास्क भी होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। 5 स्टेप्स हमने देखे थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। डिफाइन द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन, डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि इन प्रॉब्लम्स को आपने एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। जब सीक्वेंस के साथ लिखेंगे तो आप जो है नंबर मिलेंगे, अगर आप सीक्वेंसेस का आगे पीछे करेंगे तो ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में स्टूडेंट मैंने बताया था कि आपकी जो मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कंडीशन जो है क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और क्लियर गोल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें उसमें बेसिक है। और अगर ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो फिर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, उसमें गेन बैकग्राउंड नॉलेज, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम आया क्यों है, उसमें पास एक्सपीरियंस से आप गेसेस लेंगे और उसकी पिक्चर ड्रा करेंगे। इसमें मैंने बताया था कि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में 5 W's किए थे। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को हम एनालाइज द प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें 5 W's में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल की थी। ठीक है, जैसे आज हमने एक्टिविटी में भी एक आध एग्जाम्पल जो इसकी की है। फिर हमने प्लानिंग द सोल्यूशन में बात की थी कि इस क्रिएटिव स्टेज है और इसके लिए भी स्ट्रैटेजी फॉर प्लानिंग द सोल्यूशन में डिवाइड एंड कंकर। इसमें हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर देते हैं। चेक, गैस एंड इम्प्रूव, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको चेक करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एक आइटरेटिव प्रोसेस है, जब तक कि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता। एक्टिव उसकी हम लिस्ट बनाते हैं और प्रोटोटाइप में हम उसकी क्या बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। फिर हमने बात की थी कि कैंडिडेट सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड होता है। ये यहाँ मैं उसको कर्सर से शो भी कर देता हूँ। अगर एक प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस अनप्लान है। और उसमें एग्जाम्पल हमने की थी कि अगर आप फुटबॉल टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ मेथड है कि आप एग्जैक्टली अपनी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल क्लासेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या हर क्लास में जाके जो है वो फुटबॉल के प्लेयर ढूंढें। तो ये मुख्तलिफ मेथड है, मगर ज़रूरी नहीं कि कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो 100% परफेक्ट हो। फिर हमने इसका 5वें स्टेप में देखा था कि बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो जो है सेलेक्ट करना, और बेहतरीन सोल्यूशन किस हवाले से, स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट में अच्छा होना चाहिए, और कम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। ये बेटा हमारा लेक्चर नंबर 1 था। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी एल्गोरिथम क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है और नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और कंप्यूटर जो है वो जो प्रोग्रामर है उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन शो करता है, और प्रोग्रामर पहले एल्गोरिथम बनाता है और राइट ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान। इसका डिसएडवांटेज में ये था कि उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बाद में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एल्गोरिथम में मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गो टू खास तौर पे ये देखिए मैंने कर्सर यहाँ शो भी किया हुआ है कि बाद जब हम एल्गोरिथम में गो टू लगाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हम एक स्टेप से एक दूसरे स्टेप में जब जा रहे होते तो प्रॉब्लम आ रही होती है।
फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम में हमने बेटा क्या क्या बात की थी कि स्टार्ट इनपुट सेट करते हैं उसके वेरिएबल्स की, फिर कंडीशन लगाते हैं, गो टू आउटपुट स्टॉप, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के हमने एल्गोरिथम किए थे, ये सारे फार्मूला टाइप एल्गोरिथम थे। मैंने कहा था कि जो फार्मूला में रिक्वायर इनपुट होती है उसको इनपुट करवा लें, फिर स्टेप 3 में उसका फार्मूला अप्लाई करें, प्रिंट करवा लें। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम जो आज भी हमने किया था अपनी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। ये जो है वो मार्क्स वाला आपके एल्गोरिथम है जिसमें आप इनपुट करवाते थे मार्क्स और उसकी परसेंटेज निकालते थे। फिर एक मैंने एल्गोरिथम बताया था आपको, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कि एक फॉर्म के अंदर कुछ कॉज हैं, बर्ड्स हैं, तो उसकी जो देयर आर दी टोटल 35 हेड्स और 110 लेग्स और हाउ मैनी कॉज एंड बर्ड्स, ये मैंने आपको मैथमेटिकली फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया था। और मैंने कहा था कि स्टूडेंट आप इसको खुद भी घर में जब नोट करें और मैथमेटिकल वर्क खुद परफॉर्म देखें। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम जब तक स्टूडेंट उसका बेहतरीन तरीका ये करने का ये कि फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को देखकर अपने रफ रजिस्टर पे नोट करें और नोट करने के बाद उसको फर्जी वैल्यू देके उसको चेक करें। जब तक उसकी आप टेस्टिंग खुद नहीं करेंगे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। फिर हमने बात की कि एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए, फिर स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, और बाद ऐसे एल्गोरिथम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स और जो है वो दोनों बाद एल्गोरिथम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं मगर कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस ज़्यादा ले रहा होता है। बाद ऐसे जिसमें कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस कम ले रहा होता है मगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेड ऑफ में बिटवीन में फिर डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे, उसकी रिक्वायरमेंट पे, उसके मुताबिक उसको सेट कर लेता है। ये बात बेटा हमारा लेक्चर नंबर जो है वो था 1 और 2। तो उसके बाद 3 और 4 में हमने देखा था फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, ठीक है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस में बात विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। आप एल्गोरिथम की लॉजिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सारे के सारे आप जो है वो सिंबल्स की फॉर्म, मैंने बताया था कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हैं। एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जबकि फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। इसमें डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें हमने बताया था कि एल्गोरिथम की वजह से फ्लो चार्ट की वजह से किसी भी एल्गोरिथम की लॉजिक को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। डीबगिंग में जो है वो जो है हेल्प करता है, इजी टू ड्रॉ अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो है बड़ी आसानी से मूव किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज में हमने बात की थी, इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और फिर बाद फ्लो चार्ट को रीड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसमें रिक्वायरमेंट भी हमने बात की कि इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम में इनपुट जो हम करवाते हैं, फिर एल्गोरिथम में प्रोसेसिंग जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फिर हमने जो है वो डिसीजन करना होता है, ठीक है। और फिर आउटपुट, तो ये 1 2 3 4 जो 4 जो है ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि एक एल्गोरिथम को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, तो आप बताएंगे जी इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन आउटपुट जो है ये इसके बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट। और फिर स्टूडेंट इसमें लॉन्ग में भी आ सकता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके डिफरेंट सिंबल थे, फ्लो लाइन इंफॉर्मेशन के फ्लो को शो करता है, टर्मिनल सिंबल स्टार्ट एंड स्टॉप, प्रोसेसिंग कोई भी कैलकुलेशन या मैथमेटिकल सिंबल के लिए ये डिसीजन सिंबल था, ये आपका इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम के लिए जो कनेक्टर सिंबल था। कनेक्टर सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे। फिर डिफरेंट हमने फ्लो चार्ट किए थे कि हमने 5 नंबर्स को सम करना है, इनपुट किया, सम किया, प्रोडक्ट किया, एवरेज किया, प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने ये फार्मूला टाइप, इक्वेशन टाइप, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, इसके हमने किया था। फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, उसके लिए मास और फोर्स हमने इनपुट करवाया, ये हमने फ्लो चार्ट किया था। फिर ये आज हमने एक्टिविटी में क्वेश्चन किया था कि किसी भी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका फार्मूला था वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय, ये हमने फाइंड किया। फिर हमने इंटरेस्ट फाइंड किया था, प्लेन इंटरेस्ट, उसका फार्मूला होता है प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, ठीक है। और फिर हमने इनपुट बेस एंड हाइट और एरिया फाइंड किया था, प्रिंट एरिया और रेंज। फिर हमने ये फ्लो चार्ट किया था कि 2 नंबर में से 2 नंबर इनपुट करवाएं, और आपको बताया कि सॉरी 1 नंबर इनपुट करवाएं, इनपुट n, और आपका फ्लो चार्ट आपको बताया कि जो गिवन नंबर है वो इवन या ऑड। मॉड ऑपरेटर में इसमें मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑपरेटर हमेशा क्या लेता है, रिमाइंडर लेता है। फिर हमने फ्लो चार्ट किया था जिसमें 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का था, उसमें हमने 3 अप्रोचेस से किया था, मेथड 2, मेथड 3, ये हमने जो है वो आप एक्टिविटी में भी हमने देखा था, ठीक है। और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के हमने बताया था कि आप इसको खुद घर में अपने रफ रजिस्टर पे बनाएं और उसकी टेस्टिंग खुद करें कि
जैसे इनपुट ए बी सी है 3 वैल्यू दें, पहली कंडीशन पे क्या होगा, दूसरी पे क्या होगा, तीसरी पे क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ प्रिंट करेगा नीचे आ जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ प्रिंट करेगा नीचे आ जाएगा, तीसरी कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये सारे जो है ना इसकी टेस्टिंग स्टूडेंट जब तक आप नहीं करेंगे आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बेहतर अंदाज में समझ नहीं आएंगे। फिर हमने ये किया था ग्रेड फाइंड करने का, इनपुट मार्क्स परसेंटेज निकाली और ये डिफरेंट कंडीशन थी उसके मुताबिक उसका हमने प्रिंट निकाला था। ये हमने आज एक्टिविटी में भी किया था कि जनाब आप 1 से लेकर 7 तक जो है वो डेज दें और जो है 1 प्रेस करें तो मंडे प्रिंट करें, 2 प्रिंट करें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, प्रिंट फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और आज जो हमने एक्टिविटी में किया तो उसमें अगर 1 की वैल्यू जो है वो डे में आप 1 से कम देते हैं या 7 से ज़्यादा देते हैं तो वो इनवैलिड का मैसेज ही आज हमने एक्टिविटी में इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, इसी तरह ये हमने फ्लो चार्ट किया था 5 नंबर जिसमें ओड या इवन के बारे में बताए। ठीक है, ये ओड नंबर फ्रॉम गिवन नंबर ये भी हमने फ्लो चार्ट किया था। फिर हमने यहाँ बात की थी कि 2 नंबर इनपुट करवाएं और n1 mod 2 अगर डिवाइड हो जाते तो आपको बताया यस जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, नो होने पे बताया कि नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने बताया था कि लीप ईयर के लिए हमने फ्लो चार्ट किया था कि आप इनपुट करवाएं ईयर, अगर आपका जो नंबर है वो 4 पे डिवाइड होता तो आप कहेंगे जो आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है, क्योंकि वो ईयर जो 4 पे डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, जो 4 पे डिवाइड नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमने फैक्टोरियल फ्लो चार्ट किया था। ये हमने फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करने का हमने फ्लो चार्ट किया था। ठीक है जी, और ये आपका था लेक्चर 3। अब लेक्चर 4 में हमने स्टूडेंट क्या किया था, टेस्ट डाटा दैट यू टेस्ट वेदर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम करेक्ट और नॉट। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पे बात की थी कि जब आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो इसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मार्केट में जो है वो एक नाम जो बना होता है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसमें हमने बात की थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अगर आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करें। जिस तरह एक कार बनाई जाती है तो रोबोट की मदद से उसको मुख्तलिफ दीवारों में हिट किया जाता है कि बलून जो है वो एयर बलून जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं वो एयर बैग्स जो हैं वो ओपन होते कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी टेस्टिंग में आती है। फिर हमने बात की थी कि टेस्ट डाटा की टाइप्स कितनी, वैलिड टेस्ट डाटा कौन सा होता है जिसमें आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट विद ना वैलिड रेंज जैसे 1 to 50 होना चाहिए। इनवैलिड टेस्ट डाटा कौन सा होना चाहिए जिसमें आपकी जो है वो जो आपने रेंज दी है 1 to 50 उसमें 1 to 50 से जो है वो एक्सेस कर जाइए, 1 से आपने जो है वो कम दे रही है 50 से ज़्यादा दे रही है। बाउंड्री टेस्ट जो है एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे आज हमने एक बाउंड्री टेस्ट भी किया था कि अगर अटेंडेंस जो है उसमें जो है वो अगर फेस लिया जाए या इंसानी चेहरा लिया जाए तो उसमें फिर आई रेटिना हमने कहा था उसको यूज़ करें। तो बाउंड्री टेस्ट हम कब करते हैं जब एक्सट्रीम लेवल 0 या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो है उसकी इनको अमाउंट दी जाए। एब्सेंट डाटा जो है उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देते, मैंने एग्जांपल दी थी ATM कार्ड की। ठीक है, रॉन्ग डाटा जिसमें आपका फॉर्मेट ही गलत हो, आपने इनपुट नंबर करना था आपने उसको करेक्टर इनपुट करवा दिया। फिर हमने बात की थी कि ट्रेस टेबल क्या होगा, एल्गोरिथम में लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रेस टेबल यूज़ करते हैं। फिर हमने उसमें एक एल्गोरिथम किया था सेट काउंट 0 और ये हाइड गेन थी। अब इसमें हाइड जो है वो 144 से ज़्यादा होनी चाहिए और 164 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे काउंट में वो वैल्यू जो वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, इसका मैंने ट्रेस टेबल यहाँ पे बनाया था कि 0 पहले काउंट 0 होगा, ये वैल्यू गिवन है। अगर 154 होगा तो 140 चूँकि 140 से ज़्यादा नहीं तो काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। 155 जो है वो 140 से ज़्यादा 164 से कम है तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर 164 इनपुट करवाने से काउंट की वैल्यू 3 होगी। फिर 144 चूँकि काउंट 144 से ज़्यादा नहीं है लिहाजा काउंट की वैल्यू 3 ही रही। फिर 166 इनपुट कराया काउंट की वैल्यू 4 हो गई। 160 इनपुट करवाया काउंट की वैल्यू 5 हो गई। फिर 143 चूँकि 144 से ज़्यादा नहीं लिहाजा काउंट की वैल्यू जो 5 रहेगी। फिर हमने बात की थी कि वेरिफिकेशन क्या होता है कि जनाब वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इज डिज़ाइन। इसमें हमने बताया था कि हमने सपोज किसी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किसी अमाउंट पे, तो हमने चेक करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही होना चाहिए, प्लेन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग है वो ठीक हुई या नहीं हुई। जैसे आपने इंटरेस्ट अगर फाइंड करना तो आपने उसको कैलकुलेट करके देखना कि एक्चुअल अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड हुआ है, वो सही फाइंड हुआ या नहीं हुआ। फिर हमने एक लास्ट में एग्जांपल देखी, आप पिज़्ज़े का ऑर्डर देते हैं और आप कहते हैं जी चिकन पिज़्ज़ा लाया, जब पिज़्ज़ा आप और लेस स्पाइसी होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास आता तो आप पहले जो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये चिकन पिज़्ज़ा है, दिस इज़ अ वेरिफिकेशन। फिर आप चेक करते हैं कि क्या वो जो है वो लेस स्पाइसी है और टेस्टी है, तो ये इसको बेटा हम क्या कहेंगे, वैलिडेशन। तो ये स्टूडेंट मैंने 5 लेक्चर में आपका जो चैप्टर 1 है वो फिनिश किया है। ठीक है, तो
स्टूडेंट इसमें खास तौर फ्लो चार्ट एल्गोरिथम मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे खुद टेस्टिंग कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, उसको खुद प्रिपेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।